नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रिपेयर। मित्रों, 27 से 31 जनवरी 2018 के बीच का करंट अफेयर लेकर मैं ओम प्रकाश पांडे आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी ऐसे सभी एग्जाम की तैयारी के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। पहली न्यूज़ है, छोटे वित्त और भुगतान बैंकों को अटल पेंशन योजना लागू करने की अनुमति दे दी गई है। आपको पता है कि 10 वित्त बैंकों और 11 भुगतान बैंकों को रिजर्व बैंक ने देश में बैंकिंग कारोबार शुरू करने का लाइसेंस दिया है। उसी के साथ ये भी उनको अनुमति दे दी गई है कि अटल पेंशन योजना लागू कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बैंक जो हैं, उज्जीवन वित्त बैंक, जनलक्ष्मी लघु वित्त बैंक, सूर्योदय लघु वित्त बैंक, इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक, पेटीएम भुगतान बैंक, ये सब इसमें शामिल हैं। योजना के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि अटल पेंशन योजना, तो ये 18 से 40 आयु वर्ग के लिए 2015 में शुरू की गई योजना थी। इसमें क्या होता है, इसमें आयु वर्ग के हिसाब से लोग पैसे जमा करते हैं। यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा 2016 में। तो उसके बाद में जब 60 साल के हो जाएंगे, अगर आप इसमें खुलवाते हैं अपना खाता, तो 60 साल आयु पूरी करने के बाद में अंशदान के रूप में 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच में पेंशन मिलेगी आपको। रुपये के बीच न्यूनतम निश्चित पेंशन जो मिलेगी उसमें गवर्नमेंट अंशदान करेगी। ठीक है ना। भारत पर्व, गणतंत्र दिवस 2018 के समारोह के अंग के रूप में भारत सरकार द्वारा 26 से 31 जनवरी, डेट भी इंपॉर्टेंट है, लाल किले में, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत पर्व का आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या था? इसके जरिए देशभक्ति की भावना जगाना, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सारे उद्देश्य थे। पर्यटन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तालिबान हक्कानी नेटवर्क के 6 आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका ने एक ताज़ा कार्रवाई में तालिबान के 4 नेताओं अब्दुल समद सानी, अब्दुल कदीर वसीर अब्दुल वसीर, हाफिज़ मोहम्मद पोपलजई और मौलवी इनायतुल्लाह तथा हक्कानी नेटवर्क के 2 नेताएं फारिक मोहम्मद और गुला खान हामिदी, ये 2 नेता हक्कानी नेटवर्क के हैं, इन पर प्रतिबंध लगाए हैं और इन सभी 6 जो आतंकवादी हैं इनको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। तो आप सोचेंगे कि अब ये वैश्विक घोषित हो गए, बहुत बड़ी समस्या है आतंकवाद। ये वैश्विक घोषित हुए लेकिन कितनी बड़ी समस्या है इनके लिए, तो समझ लीजिए कि इनका प्रमोशन हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। वर्ष 2021 तक टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है, इन्फोसिस 10 लाख कर्मियों को पुनः प्रशिक्षित करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की 2 प्रमुख ये कंपनियां हैं जो अभी हमने बताया, इन्फोसिस और टीसीएस। ये 10 लाख कर्मियों को नए तकनीकी कौशल में निपुण करने के लिए एक वैश्विक अभियान, यानी कि दुनिया भर से ये लिए जाएंगे, ऐसा समझौता हुआ है। और ये अपनी तरह का पहला अभियान होगा। ये पहल विश्व आर्थिक मंच के स्किल सेट पोर्टल पर, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2021 तक 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य को लेकर चलाई जा रही है। इस पहल की शुरुआत स्वचालन से नौकरियों के जाने और वैश्विक कौशल अंतर की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई है। सब हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है। जब सब काम ऑटोमेटिक होंगे, रोबोटिक होंगे, तो लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी? उसी के तहत ये कार्य किया जा रहा है। मैत्री यात्रा, ये क्या है? जम्मू कश्मीर छात्र विनियमन कार्यक्रम इसको बोलते हैं, या मैत्री यात्रा का समापन समारोह राष्ट्रीय बाल भवन में संपन्न हुआ और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें हुआ क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भारत के विभिन्न भागों की संस्कृति, भाषा और विकास गाथाओं से अवगत कराने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला युगल खिताब के बारे में हम बात कर लें, ये प्रश्न पूछा जाता है, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीमिया बाबोश और क्रिस्टीना मलादेनोविच की 5वीं वरीयता जोड़ी ने एकाटेरिना मकारोवा और एलेना वेस्निना की रूसी दूसरी वरीय जोड़ी को मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है ना। सुप्रिया देवी कौन है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कौन जीता है और कौन सी जोड़ी हारी है, दोनों याद रखिएगा। सुप्रिया देवी ये बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री थी और इनका निधन हो गया, 85 साल की थी ये। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि कौन कौन सी फिल्म इनकी थी। तो फर्स्ट फिल्म जो इनकी थी, पहली फिल्म, ये थी बसु परिवार और ये उत्तम कुमार अभिनीत फिल्म थी ये। सोनार हरिन सुप्रिया के कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई, सोनार हरिन। और इसके अलावा चौरंगी, बागबंदी खेला और मेघे धाका तारा जैसी बेहतरीन फिल्में इन्होंने दी, क्योंकि ये बांग्लादेशी ये मतलब बंगला
आर्टिस्ट थी, तो इनकी फिल्में भी वही हैं। बांग्लादेशी गलत मुझसे निकल गया था। दिसंबर 2017 में जीएसटी के तहत 86,703 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है। तो ये जो संग्रह हुआ है, ये इस अभी तक का अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे ज़्यादा संग्रह है, यानी कि जो रुपए की मात्रा अगर देखी जाए तो इसमें 2 महीने में गिरावट हुई थी, उसके बाद में दिसंबर में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 25 जनवरी तक दिसंबर महीने के लिए कुल 86,703 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त हुआ। इससे पहले सितंबर महीने में सरकार को 92,150 करोड़, जो अभी तक का सर्वाधिक स्तर था, इसीलिए मैंने उसको दूसरा कहा था। और इसके बाद अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन जो था वो घट गया था, 83,346 करोड़ के करीब आ गया था। फिर नवंबर में इसमें गिरावट आई और इस महीने सरकार का 80,808 करोड़ रुपये था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इधर बढ़ा है। सबसे ज़्यादा अभी तक सितंबर में हुआ है, प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में। पार्थिव पटेल के बारे में बात करें तो ये कौन है? भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी पार्थिव पटेल हैं ये, और जो कि अमेरिका में एक अप्रत्याशित आप्रवासी के रूप में आए थे। उन्हें न्यू जर्सी बार एसोसिएशन में प्रवेश प्राप्त हो गया है और न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया दोनों राज्यों की बार परीक्षा पटेल ने 2016 में पास की थी। फिलहाल इसमें अभी रोक लगी हुई है, देखिए क्या होता है आगे, मार्च में शायद फैसला होगा जहाँ तक मैंने पढ़ा है। लेकिन ये व्यक्तित्व तो है ही है, इनको तो आप पढ़ना तो पड़ेगा आपको। भारत कंबोडिया के मध्य 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और कंबोडिया के बीच में जो ये हस्ताक्षर हुए हैं, जल संसाधन विकास की एक परियोजना के लिए ऋण और मानव तस्करी रोकने सहित कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इंटरव्यू अगर दे रहे हैं आप तो याद रखना है कितने पे हुए, कई बार ऐसा पूछ लेता है। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और कंबोडिया सरकार के बीच ईस्टर्न स्वहैव जल संसाधन विकास परियोजना के वित्त पोषण के लिए $369.2 लाख के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत और कंबोडिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने और मित्रवत संबंधों को मजबूत करने को लक्षित वर्ष 2018 से 22 के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। तो देखिए, जब किसी देश के साथ हम कोई भी समझौता करते हैं तो सांस्कृतिक जब जुड़ाव होता है तो वो सफल होने की जो चांसेस हैं सफल होने के, वो बढ़ जाते हैं। दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहयोग पर एक समझौता हुआ है। तो जो आपराधिक मामले हैं, जैसे संगठित अपराध या कोई अपराध जब आप लिख रहे हो तो वहाँ पर करंट में इसको अपडेट करके आप अगर लिखेंगे तो आंसर अच्छा हो जाएगा, जिसका मकसद आपराधिक मामलों में सहयोग और कानूनी सहायता के जरिए अपराधों को रोकने, जांच करने और कार्रवाई करने में दोनों देशों की प्रभावकता को बढ़ाना है। विश्व में नारियल उत्पादन और उत्पादकता में भारत अग्रणी है, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। पटना में केंद्र सरकार के अधीन नारियल विकास बोर्ड, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नारियल विकास बोर्ड कहाँ है, तो पटना में। कि किसान प्रशिक्षण केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय भवन के लोकार्पण के अवसर पर ये बात कही गई ये बात। और विश्व में नारियल उत्पादन और उत्पादकता में भारत अग्रणी देश है और वार्षिक नारियल उत्पादन 20.82 लाख हेक्टेयर से 2395 करोड़ नारियल है और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 11,505 नारियल है। ये सारी चीज़ें तो नहीं याद रहेंगी, लेकिन ये कम से कम स्थान आपको याद रखना चाहिए। और 16-17 में हमारे देश से 2,084 करोड़ रुपये मूल्य के नारियल उत्पादों का निर्यात किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैरोलीन वेजियाकी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ये कौन है, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये डेनमार्क की हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब इन्होंने जीत लिया है। ये इनके कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम है। दूसरी रैंकिंग की ये वेजियाकी जो हैं, शीर्ष वरीय हालेब को हराकर न सिर्फ खिताब जीती बल्कि WTA रैंकिंग में उन्हें अपदस्त कर, यानी कि उनका प्रथम स्थान था, इनका द्वितीय था, ये प्रथम स्थान पर पहुंच गई, नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाकर वर्ष 2018 के पल्स पोलियो कार्यक्रम का 27 जनवरी 2018 को शुभारंभ किया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किया। भारत में देखा जाए तो 2011 के बाद पोलियो के संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी जरूरी है। केंद्र ने बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजेक्शन से पोलियो का टीका देने की व्यवस्था की है, आपने पढ़ा होगा। डॉक्टर गुरचरण सिंह कालकट, ये कौन है? हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गुरचरण सिंह कालकट जो हैं, इनका निधन हो गया है। ये कीट वैज्ञानिक थे और पंजाब में हरित क्रांति का इनको पुरोधा कहा जाता है। फादर ऑफ पंजाब की जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उनको कहा जाता है। डॉक्टर कालकट ने छोटे किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया
और यही नहीं, मशीनरी का बोझ किसानों के कंधों से कम करने के लिए ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मशीनरी उपलब्ध कराने का भी काम उन्होंने किया। मतलब सोसाइटी बना दी गई, कम मशीनें खरीदी जाए, ज़्यादा लोग उसका लाभ उठाएं। दिल्ली ने अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। प्रश्न पूछा जाता है तो इस बार किसने जीती है? दिल्ली ने। 26 जनवरी 2018 को फाइनल में उन्मुक्त चंद के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के एकजुट प्रदर्शन से राजस्थान को 41 रन से शिकस्त देकर पहली बार, यानी शिकस्त देकर यानी हराकर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर ली दिल्ली ने। और बड़ौदा के केदार देवधर 8 मैच 411 रन बनाकर ये टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। और राजस्थान के दीपक चाहर 9 मैच 19 विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। आगे हम बात करें तो जुआन आरलैंडो हर्नांडेज ये विवादित चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद हर्नांडेज से हॉन्डुरस याद रखिएगा, राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित किए गए और उनका दूसरा कार्यकाल है ये, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से एकता बनाए रखने की अपील की। और उनके प्रतिद्वंदी साल्वाडोर नासरल्ला ने उनके खिलाफ चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की थी। अब करते रहे विरोध, ये तो बन गए। साउली निनिस्टो ये फिनलैंड के निवर्तमान राष्ट्रपति हैं और दोबारा देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो साउली जो हैं ये फिनलैंड के हैं। और ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार पेक्का हाविस्टो 12.4% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। निनिस्टो ये 59 साल के हैं, राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल 2024 तक संभालेंगे, यानी 24 तक ये बने रहेंगे। दान टायलेट ये नाम नहीं है किसी का, दान टायलेट के असम राज्य में जोरहाट प्रशासन ने अपने निवासियों को आगे आने और उन परिवारों को शौचालय दान देने की अपील की है जो खुले में शौच करते हैं और जो शौचालय बनाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। बजट भी पेश हुआ है, उसमें देखिए 2 करोड़ से ज़्यादा, कितनी ज़्यादा टॉयलेट, 2 करोड़ ही तो है टॉयलेट बनाने का लक्ष्य रखा गया, शायद 2 ही करोड़ है, ये मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। और प्रशासन की बजट पे एक हम लोग अलग से डिस्कशन कर लेंगे, परेशान मत होइए, अच्छे से मैटर तैयार करके। प्रशासन की इस पहल के कारण पिछले 7 महीनों में 256 शौचालय दान किए जा चुके हैं और शौचालय का पहला दान बीरेन मित्तल ने किया था। इसके बाद अन्य अधिकारियों ने भी इस पहल को अपनाया। ज़रूरत है ऐसे पहलों की। भारत और सीशेल्स ने एक संशोधित समझौता किया है और 27 जनवरी 2018 को किया है। और यह जो समझौता है इसके तहत द्वीप पर सैन्य सुविधाओं का विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव किया जाएगा। यह एग्रीमेंट उस समय साइन किया गया जब इस द्वीप में चीन लगातार उच्च स्तरीय दौरा कर रहा है। और इसके अलावा चीन ने जिबूती में एक नौसेना अड्डा बनाया है और इस समझौते के सामरिक महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंद महासागर के जल में एक संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता है। समझौता साइन करने के मौके पर विदेश सचिव जयशंकर ने समुद्री रक्षा के महत्व को दोहराया है और इस मामले पर भारत और आसियान देशों के बीच 25 जनवरी को हुई वार्ता में ये बात कही गई। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड में महाराष्ट्र की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और गणतंत्र दिवस की जो ये परेड हुई है इसमें 23 झांकियों ने भाग लिया था और हमारी जो रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र की विजेता टीम को पुरस्कार दिया। और इसमें 14 राज्यों व 9 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियों ने हिस्सा लिया था। ये जो झांकी तैयार की गई थी ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। असम की झांकी को दूसरा स्थान मिला है। साइना नेहवाल इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में ये जीत नहीं पाई, उप विजेता रही हैं। अपनी पुरानी प्रतिद्वंदी और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ताई जू इंग के हाथों लगातार 7वीं हार का सामना इन्होंने किया है। ताई जू इस तरह से विश्व की पूर्व नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी को पिछले 10 मुकाबलों में 9 बार हरा चुकी हैं, 9 बार हारी हैं। भारत रहने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश, तो दुनिया में रहने के लिहाज से भारत सबसे दूसरा सस्ता देश है और 112 देशों का सर्वेक्षण किया गया, उसमें यह स्थान मिला है इसको। पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका रहा है और यह सर्वेक्षण गो बैंकिंग रेट्स ने किया है, गो बैंकिंग रेट्स, और उसने देशों की रैंकिंग 4 प्रमुख मानकों पर तय की है। और इसके लिए उसने नंबियो द्वारा ऑनलाइन जुटाए गए आंकड़ों का आकलन किया और सर्वेक्षण में स्थानीय क्रय शक्ति सूचकांक, किराया सूचकांक, आम उपभोग की वस्तुओं के ग्रासरी सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मानकों के आधार पर रैंकिंग तैयार की है। दुनिया के 50 सबसे सस्ते देशों में किराया सूचकांक में भारत दूसरे क्रम पर है। इससे
ये मतलब ये दूसरी चीज़ हो रही है, किराया सूचकांक की बात हो रही है। इससे ऊपर केवल उसका पड़ोसी देश नेपाल आता है। इस हिसाब से अन्य देशों के मुकाबले रहने के लिए भारत सबसे सस्ता देश है। उपभोक्ता सामान और ग्रासरी की कीमतों के हिसाब से भारत सबसे सस्ता देश है, जहां कोलकाता शहर में $285 मासिक खर्च में एक अकेला व्यक्ति अपनी गुजर बसर कर सकता है। $285 केवल उसके पास हो तो आराम से वो रह सकता है। आधार वर्ष का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अंग्रेजी शब्द की तरह पहली बार वर्ष के हिंदी शब्द की घोषणा की है। जयपुर साहित्योत्सव, जिसको JLF बोलते हैं, आधार को वर्ष 2017 का हिंदी शब्द घोषित किया गया। चयन समिति के सामने कई हिंदी शब्दों में से एक को चुनने की चुनौती थी और अंतिम चयनित शब्दों के आधार पर नोटबंदी, स्वच्छ, योग, विकास और बाहुबली जैसे शब्द थे। इनमें आधार को चुना गया। वर्ष का हिंदी शब्द एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसने सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट किया हो व जो पिछले साल की प्रकृति, भाव और मनोदशा का समग्र रूप से चित्रण करता हो। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा भी था। संदीप लमीछाने, ये IPL ऑक्शन के दूसरे दिन नेपाल के युवा क्रिकेटर, ये नेपाल के हैं, ये ध्यान रखना है। संदीप लमीछाने ने दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम में अपनी जगह बना ली है। 17 वर्षीय लेग स्पिनर को दिल्ली डेयर डेविल्स ने उनके बेस प्राइस, इनका जो है की कीमत 20 लाख रुपये में, इनके बेस प्राइस यही थी, इसी में ख़रीदा है इनको। और ये नेपाली क्रिकेटर साल 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान तब सुर्खियों में आया था जब उसने एक मैच में हैट्रिक समेत 5 विकेट अपने नाम किए थे। तो इनका नाम याद रखिएगा। व्हेन द चीफ फेल इन लव, ये प्रसिद्ध लेखक और भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा की नई किताब है। व्हेन द चीफ फेल इन लव, कश्मीर मुद्दे पर एक नए दृष्टिकोण के साथ ये लिखी गई है। और इस किताब का उपशीर्षक यानी सब टाइटल जो होता है, कश्मीरियत, जैसे किताब का एक टाइटल होता है उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, हिंदुस्तानियत, ये इसका सब टाइटल है। और 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत का नारा दिया गया था, तो वहीं से ये टाइटल इन्होंने लिया है। याद रखिएगा, बुक के तौर पर पूछी जा सकती है। गौरक्षा के नाम पर हिंसा, उच्चतम न्यायालय ने जवाब मांगा। तो गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए न्यायिक आदेश पर अमल नहीं करने के कारण राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने इन सरकारों से जवाब मांगा है। यह अवमानना याचिका महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने दायर की थी। विनबैक्स 2018 पूछा जा सकता है, तो ये भारत और वियतनाम के बीच में सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में हुआ। यह सेना अभ्यास 6 दिनों तक चलेगा। यह अभ्यास पूरी तरह से रणनीति पर आधारित होगा। प्रारंभिक तौर पर सेना संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में काम करने से इस अभ्यास को जोड़ रही है। डाकियों या MTS के लिए नई वर्दी लॉन्च की गई है। तो ये जो नई वर्दी लॉन्च की गई है, ये डाक विभाग ने राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान NIFT है ना के परामर्श से डाकियों, पुरुष एवं महिला दोनों, एवं MTS संवर्ग की वर्दी फिर से डिजाइन की है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के, जो केंद्रीय वेतन आयोग मतलब डाक जो विभाग है वो केंद्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने प्रतिवर्ष 5,000 रुपये वर्दी भत्ता देने का निर्णय किया है। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम मंत्रालय के तहत खादी ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने देश के प्रत्येक जिले में अपने बिक्री केंद्रों में डाकियों के लिए वर्दी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। तो ये वर्दी बदल जाएगी। 5 सांसदों को उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ईयर सहित आपको याद होना चाहिए, क्योंकि UPPCS में एक बार प्रश्न पूछा गया था, उसमें ऐसे ईयर दे दिया था और एक तरफ नाम दे दिया था, सुमेलित करना था कि किस साल किसको चुना गया। तो इसमें मणिपुर की राज्यपाल और 5 बार की राज्यसभा सांसद नज़मा हेपतुल्ला, तो इस समय मणिपुर की ये राज्यपाल हैं, 2013 का इनको दिया गया है। भाजपा के लोकसभा सदस्य हुक्मदेव नारायण यादव 2014 का इनको दिया गया है। अक्सर बोलने के लिए इनको मज़ेदार, बहुत अच्छी बातें ये करते हैं, खूब ठहाके लगते हैं संसद में। और 5 बार के राज्यसभा सांसद लोक बीजू जनता दल के भृतहरि मेहताब को 2017 का, आज़ाद को 2015 का और त्रिवेदी को 2016 के लिए चुना गया है। ठीक है ना। तो ये आज़ाद और त्रिवेदी, ये ऐसे नाम कहाँ से आ गए, खैर ये याद रखिएगा टाइटल से। मलेशिया सेंसर बोर्ड ने फिल्म पद्मावत को देश में प्रतिबंधित किया है। मलेशिया सेंसर बोर्ड ने संजय लीला भंसाली की जो फिल्म पद्मावत है, जिसपे बहुत सारा विवाद हुआ, करणी सेना,
यहाँ पर विरोध कर रही थी, तो मलेशिया सेंसर बोर्ड ने भी इसको प्रतिबंधित कर दिया है। उसने माना कि इस्लाम की संवेदनशीलता को प्रभावित करती है, तो अगर ये चलेगी तो बवाल हो जाएगा। खैर, पूछा जा सकता है कि किस देश ने ऐसा किया। पहली सीरिया शांति कांग्रेस हुई है, ये कहाँ हुई है? तो सीरिया में पिछले 7 वर्षों में जारी युद्ध को रोकने के लिए 30 जनवरी 2018 को रूस के सोची शहर में, तो इम्पॉर्टेंट है, रूस के सोची शहर में ब्लैक सी रिजॉर्ट में पहली सीरिया शांति कांग्रेस शुरू हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सोची में हुई है, रिलेटेड टू सीरिया बट हेल्ड ऑन सोची। AAI ने पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों के विकास के लिए 3400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है और वही करेगा ही। 2016-17 में इस क्षेत्र में हवाई अड्डों पर यात्रियों की कुल संख्या 68.04 लाख रही है। पिछले साल की तुलना में इसमें 27.02% की वृद्धि हुई है और इसमें असम के लिए 1720 करोड़ सबसे ज़्यादा, फिर त्रिपुरा के लिए 525, मणिपुर के लिए 800, नागालैंड के लिए 42, अरुणाचल प्रदेश के लिए 211 और मिजोरम के लिए 60 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो 2017-18 ये कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है और इस एक्सपो में 12 राज्यों ने भाग लिया है। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम और भारत सरकार डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम भारत सरकार द्वारा ये प्रायोजित है और आयोजन इसका असम एपेक्स वीवर्स एंड आर्टिसंस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। BN मुलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को मेज़बानी करने का इसमें विशेषाधिकार इस बार दिया गया और इस प्रतियोगिता में मतलब ये विशेषाधिकार उसको है मिला और देश भर में 900 खिलाड़ियों और 120 अधिकारियों सहित 37 टीमों ने भाग लिया इसमें, तो याद रखिएगा ये BN मुलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है, BN मुलिक मेमोरियल, ठीक है। मोबाइल ऐप 311 311 मतलब 11 दिल्ली की तीनों MCD में NDMC की तरह इसको लॉन्च किया गया है और उपराज्यपाल अनिल बैजल जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया। इस ऐप में से शिकायतें घर बैठे ही दर्ज करा सकते हैं, इससे लोग अपने आसपास के शौचालयों, पुलिस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, पेट्रोल पंप, पार्किंग, अस्पताल, बस स्टैंड और लाइब्रेरी आदि का लोकेशन भी आसानी से देख सकते हैं। सिप टेस्ट ये क्या है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी सिफ्ट कोच्चि द्वारा मछलियों में रासायनिक मिलावट या छिड़काव का पता लगाने के लिए किट त्वरित प्रशिक्षण किट है, ये है ना वाली किट है, यानी त्वरित प्रशिक्षण किट है, ये पता लगाने वाली किट है जो है क्या त्वरित परीक्षण किट। तो मछलियों की जल्दी ख़राब होने से मतलब मछलियाँ जल्दी ख़राब ना हो उनको रोकने के लिए बर्फ़ में फिसलन ख़त्म करने के लिए अमोनिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जांच किट मछलियों में दोनों रसायनों की स्थिति का पता लगाएगी कि ये उसमें उपस्थित तो नहीं है। कारण क्या है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अमोनिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड के सेवन से मनुष्यों में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे पेट दर्द, उल्टी, बेहोशी, वमन माने उल्टी, वोमिटिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, कई बार हो सकती है। तो भारत ADB ने 5 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अगली न्यूज़ है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में 6254 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए $250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के तहत करीब 2000 तकनीकी कर्मियों की सड़क सुरक्षा और रखरखाव पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनकी जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है इसके तहत की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण संपर्कों में सुधार, ग्रामीण समुदायों की जीविका और उचित सामाजिक आर्थिक अवसरों के लिए सुरक्षित और अधिक कुशल पहुंच की सुविधा देना है। अगली न्यूज़ है डॉक्टर विनोद पाल के बारे में हमको पढ़ना है। ये भारत के थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रतिष्ठित इहसान डागरामा की फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय हैं। परिवार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर पाल ने क्या किया था, लंबे समय से उपेक्षित नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य मुद्दे को MDG जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सतत पोषणीय विकास लक्ष्य के अंतर्गत SDG जो है अंतर्गत इन्होंने प्रयास किया था, तभी इसको लाया जा सका था, इसलिए दिया गया। रूस ने सभी उत्तर कोरियाई प्रवासी श्रमिकों को 2019 तक वापस भेजने की घोषणा की है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश ने किस देश के लिए की है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करते हुए वर्ष 2019 के अंत तक उत्तर कोरिया के सभी प्रवासी कामगारों को वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उस पर 22 दिसंबर को लगाए गए प्रतिबंध के तहत सभी देशों को उत्तर कोरिया के कामगारों को 2 वर्ष के भीतर वापस उनके घर भेजना होगा, ऐसा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद जवानों के आश्रितों को नौकरी की घोषणा की है, नौकरी देने की बात कही है। तो इसमें सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों, चाहे सशस्त्र और अर्धसैनिक दोनों बलों की बात हो रही है, जवानों के आश्रितों को रोजगार देने की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी के सीएम हैं, नेतृत्व ने कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया कि उनको नौकरी दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम 18 साल की आयु वाले लोग पात्र माने जाएंगे और इस योजना का जो लाभ है वो हम देखें तो 1 अप्रैल 2017 से शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों को दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अंचत शरत कमल, तो ये शीर्ष वरीयता प्राप्त एंथनी अमलराज को हराकर 8वीं बार सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। और इस तरह से उन्होंने कमलेश मेहता के रिकॉर्ड की बराबरी की है, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए पॉइंट दिया गया है। सुचित्रा मुखर्जी के बारे में बात करें तो इन्होंने सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल की सुचित्रा मुखर्जी ने हैदराबाद की मानिक बत्रा को हराकर खिताब जीता है। तो सुचित्रा मुखर्जी जीती हैं और मानिक बत्रा हारी हैं। ई मार्केट प्लेस 3.0, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ इंडिया के रूप में परिकल्पित किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ये नई विकसित तकनीकी चुनौतियों के साथ तालमेल रखने की कोशिश करता है और हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। सरकार ने जब इसको GEM का तीसरा संस्करण लॉन्च किया, ये 3.0 यानी तीसरा संस्करण है, ये GEM 2.0 को अगस्त 2016 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था और इसकी सफलता के बाद ही इस विशाल रूपांतरण कार्यक्रम को बल मिला है, क्योंकि वो सफल रहा तब इसको बल मिला। जो GEM 3.0 है ये मानकीकृत और समृद्ध कैटलॉग प्रबंधन, शक्तिशाली सर्च इंजन, रियल टाइम प्राइस कंपैरिजन और टेम्पलेट आधारित बोली, RA निर्माण, EEMD, EPG, यूज़र रेटिंग, उन्नत MIS आदि की पेशकश करेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। और बस यहीं पर ये समाप्त हो गया हमारा जो ये करंट अफेयर है। अब हम आपसे मिलेंगे फरवरी के 3-4-5 दिन के करंट अफेयर के साथ। आप इसको तैयार करते रहिए। PDF आपको फेसबुक ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खूब अच्छे से पढ़िए, जो भी एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं।